वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की गुरु फतेह। जी की जय भीम, फतेह। जोहार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई साहब, मानवता चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह साहब जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश आगरा से। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब मानवता चैनल में। जी नमस्कार। जय भीम। जी, हमारे देखने सुनने वालों को हम आज बता दें कि आज हम भीमा कोरेगांव क्या है उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे, और उसी से जुड़े हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता थे फादर स्टेन स्वामी, जो आदिवासियों की जल जंगल जमीन हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए उनको अलगार परिषद के कोरे भीमा कोरेगांव के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और 5 जुलाई को उनको मुंबई के हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया था, और वहां पे उन्होंने अंतिम सांस ली। इस संदर्भ में मैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। तो ब्रिजेंद्र सिंह साहब, भीमा कोरेगांव क्या है, और डॉक्टर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब वहां पे हर साल किस लिए जाया करते थे। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा को लेकर हमें पहले भीमा कोरेगांव, उसके बाद में हम स्टैन स्वामी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम ये भीमा कोरेगांव है क्या, और इसके बारे में विस्तार से बताएं हमारे देखने सुनने वालों को। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो स्टांस फादर स्टैन स्वामी, जिनकी डेथ हुई है अभी पुलिस जुडिशियल कस्टडी में, उनका उसके घटना से सीधा संबंध है इसका। तो उसकी जी बात लोग नहीं कर रहे हैं। मूल खास बात यह है कि 2017 में जी दिसंबर 31 को एक सभा बुलाई गई थी पूना में, और वो सभा एल्गार परिषद के तत्वाधान में थी। उसमें करीब 35,000 लोग इकट्ठे हुए थे, जैसे कि प्रेस की रिपोर्ट थी। और उसमें हाई कोर्ट के जजेस भी थे, बड़े कैपेबल अंतरराष्ट्रीय स्तर के ह्यूमन राइट वर्कर्स भी थे, और बड़े प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी। तो वो जो अगले दिन वो जो सभा बुलाई गई थी, वो कोरेगांव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बुलाई गई थी कि कोरेगांव का मामला क्या है। उसको सेलिब्रेट करना था, क्योंकि 200 साल पूरे हो रहे थे। जी 200 एनिवर्सरी मनाई जानी थी। अब वो अगले दिन जब वो कार्यक्रम हुआ, तो उसमें लाखों लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आए, इस बार 2007 में आए, इस बार कुछ ज्यादा आए होंगे। दसों लाख लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। और महार लोग उसको अपने आत्मसम्मान को रिस्टोर करने की घटना मानते हैं, क्योंकि महारों को उस पेशवा ने, बाजीराव पेशवा जो अंतिम पेशवा था, और वो अंतिम ब्राह्मण राज था, आप ये कह सकते हैं, अंग्रेजी जमाने में। तो उसने दलितों में खासतौर से जो महार थे, उनके पीठ पे झाड़ू बांधना, गले में मटकी लगवाना, सुबह 9 बजे से लोग चल नहीं सकते थे, क्योंकि लंबी छाया है, किसी के ऊपर पड़ गई तो कोई भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो कानून दलितों के खिलाफ बना रखे थे। मगर महारों में जागृति इसलिए आ गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महारों की फौज बनाई थी, महार रेजिमेंट बनाई थी, और बाबा जी साहब अम्बेडकर के पिताजी उस महार रेजिमेंट में ही सूबेदार थे। तो लेकिन ये बात, ये जो घटना है 1818 की है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है 1891 में। तो करीब आप समझिए, गणित मेरा जरा ऐसा ही है। एक लंबा पीरियड पहले की बात है ये। तो वो उसमें खास बात ये थी कि बाबा साहब अम्बेडकर हर साल पहली जनवरी को उसको सेलिब्रेट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए कोरेगांव जाया करते थे। ये कोरेगांव में इस पेशवा ने हथियार डाले थे, महार सेना उसमें खास तौर से थी। तो बाबा साहब इसको एक सम्मान का प्रतीक मानते हुए हर जनवरी को वहां पर कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, अंग्रेजों ने कीर्ति स्तंभ बनवाया है, तो वहां पर सम्मान प्रकट करने के लिए जाया करते थे। तो ये 200वां साल पूरा हो रहा था, तो जोर शोर से महारों में जोश भी था, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसमें बुद्धिजीवी जुड़ गए थे। अब उन बुद्धिजीवी में लोग डिस्टर्ब इसलिए हुए कि उसमें ह्यूमन राइट और कुछ लेफ्टिस्ट फोर्सेस से जुड़े हुए लोग भी उसमें आ गए थे। मतलब प्रगतिशील शक्तियां थी, जो कि
जातिवाद का, सांप्रदायिकता का, ब्राह्मणवाद का विरोध करती हैं। जी तो उनको पाठ पढ़ाने के लिए अगले दिन एक वहां पर बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो देखती, पूरी व्यवस्था करती, जब लाखों लोग आ रहे हैं तो उसमें कुछ आरएसएस के बड़े प्रोमिनेंट आदमी थे, एक नाम मुझे याद है, एक बोटे, तो और भी लोग थे। तो फिर अगले दिन जो जब वायलेंस हुई, उसमें लोग मारे वारे गए, तो केस रजिस्टर हुआ। तो एक केस रजिस्टर हुआ दलितों की तरफ से, और दूसरा केस रजिस्टर हुआ पूना में कि इन लोगों के खिलाफ, जो कि दलितों के पक्ष में सभा कर रहे थे, एल्गार परिषद वालों के खिलाफ, सोशल एक्टिविस्ट वो लोगों के ऊपर। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट। तो अब उसमें ज्यादातर लोग, करीब 1 दर्जन लोग उसमें फंसाए गए। वो खास बात ये थी कि वो मामला जो है महाराष्ट्र सरकार कर रही थी। वो केंद्र सरकार ने बिना उसकी सहमति लिए हुए वो केस अपने एनआईए के अंडर में ले लिया। एनआईए आप जानते होंगे सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहता है। वो जो सीबीआई का भी पिताश्री है वो। तो सीबीआई के जरिए जो काम, अब इन्हें भरोसा इतना सीबीआई पे नहीं होगा, तो उन्होंने एक एनआईए को अपने सीधे कंट्रोल में रखा है। वो जांच कर रही थी। उसमें वो जो आरएसएस के लोग हैं उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा खास कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों को भयानक जो कानून है यूएपीए, टेररिस्ट के खिलाफ जो इस्तेमाल होना चाहिए, वो लोग जो कि देश की एकता को, अखंडता को खंडित कर रहे हैं, या हमारी आजादी के, हमारे सत्ता के खिलाफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उस कानून को इनके खिलाफ लगाया गया। उसी में करीब 1 साल बाद स्टेन स्वामी को भी उसमें फंसाया गया। और उसमें अमेरिका की कुछ जांच एजेंसी हैं, जिनमें अभी केस एक कल ही आया है, वो मैंने उसमें ये उन्होंने बताया कि इनके लैपटॉप में फर्जी तरीके से प्लांट किए गए कुछ डॉक्यूमेंट, और उनके आधार पर ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये मोदी जी की हत्या कराना चाहते हैं। तो इस तरह के आरोप हैं। अब ये तो मतलब स्वतंत्र जांच हो तभी पता लग सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि इन लोगों ने, जो बुद्धिजीवी हैं, इनको पाठ पढ़ाना, मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि इनको पाठ पढ़ाना था, क्योंकि दलितों के पास बुद्धिजीवियों का अकाल है। कहीं अगर बुद्धि भी जुड़ गई संख्या से, तो इनके बोरी बिस्तर बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो खास बात उसमें एक और भी है कि इस झगड़े को रूप दिया गया फिर मराठा वर्सेस दलित, जबकि मराठाओं को कोई शिकायत इतनी नहीं, इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अंबेडकर को तो प्रमोट ही मराठा लोगों ने किया था, चाहे वो साहू जी महाराज हों, चाहे वो सयाजी राव गायकवाड़ हों, उनको स्कॉलरशिप दिया, उनको लीडरशिप में प्रमोट किया। तो मराठों से इसमें क्या झगड़ा हो सकता था? बहरहाल मराठा वर्सेस वो दिया, उसको बनाया गया। और लोगों का ये कहना है कि ये आरएसएस का लीडरशिप का कमाल था उनका, जो क्योंकि उनके पास एक संगठित शक्ति है, तो वो अपनी और सत्ता में आ गए। तो अब ये लोग उसमें, स्टेन स्वामी की 84 साल की उम्र थी, उनको एल्जाइमर डिसीज भी थी, वो बेचारे चल फिर वो पानी भी नहीं पी सकते थे, उसके लिए भी मतलब उनको कोई हेल्प करने वाला होना चाहिए था, हाथ कांपते थे उनको। तो उनको जेल में फंसाया गया। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कोर्ट से भी कि भाई कम से कम एक पानी पीने के लिए मुझे एक जो पाइप लगा देते हैं ग्लास में, वो दे दी जाए, तो मतलब उनका भोजन भी लिक्विड ही चलता था। तो इतनी एक भयंकर हालत में थे जो जिसको कि किसी भी सीनियर सिटीजन से हमदर्दी होनी चाहिए थी। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे कि हमदर्दी क्यों नहीं थी? वो एक क्रिश्चियन पास्टर थे और वो जनजातियों में काम कर रहे थे। 50 साल से वो इसी काम में लगे हुए थे, निस्वार्थ भाव से। आरएसएस वाले मुझे लगता है ये सोचते होंगे ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और ये हमारे जो है हमारे वोटर्स को सबको ले जाएंगे, ईसाई बना देंगे। तो एक ये जो गरीब समाज है बेचारा वोट बैंक बन के रह गया है। तो मुझे लगता है ये सब कारण था और ये बड़ी भयानक मगर घटना है। किसी भी जो मनुष्यता का जिसके अंदर भाव है वो इसको देख करके उसका दिल दहल जाएगा कि इतने बुद्धिजीवी समाज के जो सम्मान के प्रतीक हैं, जो जिनको कि समाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है, दुनिया उन्हें जान रही है कि वो निस्वार्थ भाव से उन लोगों के जो दबे कुचले हजारों साल से जातिवाद के मारे हुए हैं, ब्राह्मणवाद के मारे हुए जो लोग हैं, उनकी सेवा में वो लोग लगे हुए थे। तो ये बड़ी गंभीर बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बात हर दलित, पिछड़े, गरीब, जो शोषित, पीड़ित हैं और दुनिया के जो उनके पक्षधर हैं
उन लोगों के पास ये बात जानी चाहिए। मुझे लगता है यूरोप में लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन अपने देश में नहीं जानते। जी यूरोप के सभी ह्यूमन राइट वाले जानते हैं, बड़ा भारी प्रोटेस्ट हो रहा है विदेशों में इसका, लेकिन हमारे जी यहाँ लोग सोए हुए हैं, और उनके सोए हुए होने का ही लोग नाजायज, उनकी अशिक्षा का, गरीबी का, दरिद्रता का लोग फायदा उठा करके इंसानों को उन्होंने वोट बैंक बना रखा है। जी ये है, नहीं, ये समस्या है। भारत भारत के मूल निवासी लोगों के बीच में शेन स्वामी का एक बहुत बड़ा आ, पहुंच था, और वो झारखंड के आदिवासियों के बीच में जाकर के चाई भाषा में रहने लगे, और वो झारखंड के मूल आदिवासियों के ही होकर रह गए, और उन्होंने अपना कर्म स्थल ही वो झारखंड को बना लिए थे, जैसा कि हमें जानकारी मिलता है। वैसे तो वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 26 अप्रैल 1937 को उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो उनकी जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जब वो रिटायरमेंट हुए, और रिटायरमेंट होने के बाद में फिर वो जनता की सेवा की, मानवता की सेवा को लेकर के वो झारखंड चले गए, और झारखंड में रह करके जो वहाँ के आदिवासियों के ऊपर में अन्याय, अत्याचार, जुल्म होता था, इसको लेकर वो लगातार आदिवासियों को जगाने की कोशिश करते रहे। और ये घटना फिर वो हुई, और अंततः उनको इतने बड़े मामले में आ, उनको जेल में डाला गया, और वहां पे वो इस, जैसा कि आपने बताया, उस बुरी हालत में उनकी मौत हुई। बहरहाल भारत के जो मूल वासी लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको एक हमदर्द और एक जन नेता के रूप में मिला हुआ था। उनकी इस आ, आ, जो हत्या को लेकर, या उसकी जो जिसे हत्या भी लोगों ने करार दिया है, और इस मामले को लेकर जो व्यापक जन चर्चा जो की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हो रही, वैसे ही आम लोगों के बीच में कम जानकारी है। इसको लेकर अभी आपने विस्तार से जानकारी दी है। मेरे साथ में भाटिया साहब जुड़ रहे हैं। भाटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बात और स्पष्ट कर दूं, उन्होंने जी बार बार वो ये कह रहे थे, न्यायालय से भी कह रहे थे कि वो कभी एल्गार परिषद में पूना में कभी गए भी नहीं, उस सभा में, जी जिसको लेकर जी के जी उनको जेल में डाला गया। उनको वो जो कंप्यूटर में जो पेपर जो प्लांट किए गए थे, उसके आधार पर मुझे लगता है उनको फंसाया गया होगा। कुल मिला के ये कहें कि बिना इन्वेस्टिगेशन के अभी भी बहुत सारे लोग उस मामले में अंदर हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं सुधा भारद्वाज जी, और उसमें बहुत सारे जो लोग का नाम है, जिसमें मैं नाम कुछ लोगों का लिखा हुआ है इसमें। सुधा भारद्वाज जी, एडवोकेट छत्तीसगढ़, वरवरा राव जी, रोना विल्सन, गौतम नवलखा, अरुण फेरीरा, आनंद तेलवंडे, केड्रिक प्रकाश, ऐसे बहुत सारे कुछ और भी लोग हैं जो अभी भी जेलों में हैं, और इनकी भी उम्र काफी हो गई है, जिसमें सुधा भारद्वाज जी को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें रिहा करने की मांग को लेकर भी आंदोलन किए हैं। मैं जसवीर भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, अपने आप को आप अपनी स्क्रीन पे आए और अपने विचार रखें, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्वामी के अभी मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, तो अभी मुझे 5 मिनट दीजिए। ठीक है सर, ओके। तो मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी, आपके पास दोबारा ये जानना चाहूंगा, एक्चुअली क्या भीमा कोरे गांव के लोगों के बारे में, जो भीमा कोरे गांव है, जब आप बाबा साहब जाया करते थे, इस संदर्भ में बहुत संख्यक जो लोग हैं भारत के लोगों को, उनको भी पता नहीं है। और वहां पे जैसा कि आपने विस्तार से बताया कि ये 200 वर्षीय के रूप में इकट्ठे हुए थे, और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग वहां पे जुड़े हुए थे, और वो एक अस्मिता का सवाल था। तो चूंकि भारत के बहुसंख्यक समाज के जो लीडरों को इस मामले में जो जेल में डाला गया, और इसकी सूक्ष्मता से जांच भी नहीं की गई, तो आप कानून से जुड़े हुए अनुभवी अधिकारी रहे हैं पुलिस विभाग में, तो इस संदर्भ में आप अपनी विचार को व्यक्त करें कि क्या ये इस मामले के अंदर में जितने भी जो दोषी लोग बना करके जो जेल में डाला गया है, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन, जांच करके मामला दर्ज किया गया था, या क्या कुछ था ये? देखिए, उसमें जो इन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है और जो यूएपीए लगाया गया है,
उसका हाँ मुख्यतः आधार, मुझे पूरा केस तो नहीं मालूम है, लेकिन मुख्यतः आधार ये मालूम पड़ता है कि इनके लैपटॉप में कुछ कागज ऐसे बरामद हुए जिनको माओवादियों से इन लोगों को जोड़ा गया है। मगर जी बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसी हैं अमेरिका की, उन्होंने ये निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि ये प्लांटेड था, ये जी गलत तरीके से इनको फंसाने के लिए प्लांट किया गया था। तो अब सवाल ये होता है कि अगर मान लो कोई कागज प्लांट किया गया है लैपटॉप में, अब इंडियन आदमी है, लैपटॉप इतना जानते, इतने जानते, हम लोग टेक्निकल नहीं जानते चीजों को बिल्कुल। तो अगर वो प्लांट किया है तो वो एविडेंस ऐसी नहीं है जब तक वो सपोर्टेड नहीं है। बिना सपोर्ट के अगर इस तरह से बुजुर्गों को, जो कि सीनियर सिटीजन है, जो कि एक सम्मान के पात्र होते हैं या एक सिंपैथी के पात्र होते हैं, उनको फंसाना, ये एक गंभीर प्रश्न चिन्ह एनआईए पे लगता है। जी और इसका जो है निष्पक्ष भाव से, ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न है, ये सिर्फ नेशनल प्रश्न नहीं है। दूसरी चीज ये है, ये जो कोरेगांव का मामला है, ये सिर्फ दलित अस्मिता का ही प्रतीक नहीं है। ये जो भयानक धर्म के नाम पर भारतवर्ष में जो धंधा चल रहा है, जिसमें कि लोगों को पढ़ना लिखना बंद किया गया, मानव अधिकारों से वंचित किया, ये बात तो अलग है। अब उनको सुबह 9 बजे से पहले चल नहीं सकते, गले में मटकी बांधी जा रही है, झाड़ू लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसी चीजों के खिलाफ वो विद्रोह करते हैं या विरोध प्रकट करते हैं, तो ये कोई भी, कम से कम उन लोगों ने जिन्होंने ये अत्याचार किए हैं उनमें कुछ अपराध बोध अगर होता, तो वो मेरे ख्याल से ऐसा ना करते कि जो लोग उनसे सिंपैथाइज कर रहे हैं उनके खिलाफ ऐसा ट्रीटमेंट देते। तो ये एक जी बड़ी सीरियस घटना है। और मेरा अपना विचार है, मैं बहुत आहत हूँ व्यक्तिगत रूप से भी, कि ये चीज जो है जन जन जाने भारतवर्ष का। जैसे इवन एक पश्चिमी देश हैं, यूएनओ है, उनको जब मालूम है इस घटना का पूरा और प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां, तो हमारे देश के जो बेचारे दलित दबे कुचले लोग हैं, उनको उनको हर आदमी को जानकारी होनी चाहिए। और हमारे स्टैन स्वामी को एक जो सम्मान के पात्र हैं वो सम्मान दिया जाना चाहिए। अगर वो सचमुच वो गलत हैं तो वो भी चीज सामने आनी चाहिए। हम किसी भावनावश जी बात काम नहीं करना चाहते, मगर ऐसा लगता है कि जो एलर्जी है आरएसएस वालों को ईसाइयों से, कि ये ट्राइबल में गए हैं तो धर्म परिवर्तन कर रहे होंगे, वो ऐसे लोग ही इन बोल कर सकते हैं जिनको कि मिशन की के बारे में पता नहीं है। ईसाई मिशन ने भारतवर्ष में पूरा जो आधुनिक जागृति है, वो राजा राममोहन राय जैसे लोगों ने नहीं की है, वो फादर विलियम कैरी जैसे लोगों ने की है, जिन्हें कि फादर ऑफ मॉडर्न मिशन माना जाता है, जो कि इंग्लैंड का एक मोची परिवार से था और जो कि पादरी था, और जो 40 साल तक प्रोफेसर रहा संस्कृत का, बंगाली का, और जिन्होंने बाकायदा उनकी ग्रामर लिखी है उनकी भाषाओं की, और वहीं पर बेचारे की कब्र बनी। तो ऐसे जी लोगों को सामने ला, खाली इतना ही नहीं, जिन लोगों ने ये सामाजिक क्रांति की है, जहाँ आज जो जातिवाद के विरुद्ध, जो सांप्रदायिकता विरुद्ध जो आंदोलन खड़े हो रहे हैं, उनके पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो ऑन मेरिट इन चीजों को जब समझना भी चाहिए, और खासतौर से जो दलित लीडरशिप है उसका फर्ज बनता है कि वो अपने समाज को वोट बैंक न समझे, वो समाज में जागृति का काम करे। जी बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी जी भावना कभी नहीं रही होगी कि आप अपने अपने समाज को ही भेड़ बकरी समझ करके, खाली वोट बैंक समझ के सत्ता में, पार्लियामेंट में जाके बैठे, और वहां पर जो मुख्य प्रश्न है दबे कुचले लोगों से, उनको उनके बारे में बात भी ना करें। जी बहुत शुक्रिया विजय सिंह साहब। आज का जो भीमा कोरेगांव का जो विषय है और वहाँ पे जो स्वाभिमान, अस्मिता और मानव मानव सम्मान की लेकर जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी, उस संदर्भ में स्टेन स्वामी जब वहाँ पे वो गए भी नहीं थे, इसका जानकारी लोगों को है। उसके बावजूद भी ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर में जो मामले दर्ज करके आज उनकी जो मृत्यु हो गई, अंतिम सांस उन्होंने हॉस्पिटल में ली, उनको छोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किए। तो आज हम उनको नमन भी करते हैं। ऐसे बहुसंख्यक समाज की दर्द और पीड़ा को समझने वाले जन नेता के रूप में उन्हें जाना जाता था आदिवासियों के बीच में। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़े हुए हैं। भाटिया साहब, स्टेन स्वामी जी का जो 84 वर्ष की उम्र में हॉस्पिटल में हो गया, उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत जेल में डाला गया था। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे।
इस संदर्भ में आप अपने विचार रखें। जी नमस्कार। मुझे तो देखें, मैं तो हिंदुस्तान से 40-45 साल बाहर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है ज्यादा इस बातों का। जो आपने बोला है या आपने मुझे कुछ वीडियोस या टेक्स्ट भेजे हैं आपकी तरफ से और जी, विजेंद्र सिंह की तरफ से, उनके बेसिस पे मुझे जानकारी मिली है। और इस बात का बहुत ही दुख है कि इस हालत में जो एक वैसे भी अल्जाइमर के वो मरीज थे, पेशेंट थे, और इतनी बड़ी उम्र में आके उनको इस तरह से रखा गया जेलों में और उनको आजाद नहीं किया। ये पहली बात ही बड़ी गलत लगती है कि वो कहाँ भाग चले जाते हैं। वो तो बेचारे चल नहीं सकते थे अपने आप। तो उसको मैंने देखा एक वीडियो में, उनको चेन के साथ बांध रखा है। ये बड़े ही बहुत ही दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और ये जो लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं इस तरह के इतने संगीन, बिना किसी ठोस ठोस सबूत के, और ये तो एक लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए। ये जी, बहुत ही दुखदायक बात है। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। बहरहाल हम आज स्टैन स्वामी को नमन भी कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक बहुसंख्यक समाज की सच और हक की लड़ाई लड़ने वाले जन नेता के रूप में जाना जाता था। जी हाँ, आ, उनके भी वक्तव्य सुने हैं मैंने, जो उन्होंने वीडियो में भेजा है मुझे। तो जी, लगता है कि वो बहुत ही एक ऑनरेबल इंसान थे, बड़े ही एक नोबल इंसान थे। और जी, हर इंसान के हकों के लिए उठना, बोलना, कहना, ये तो हर के इंसान का फर्ज बनता है, उसका हक है। तो लोकतंत्र का तो यही मतलब है ना, तो बस लोकतंत्र क्या हो गया। जी जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। मैं विजेंद्र सिंह जी के पास में दोबारा इसलिए और जाना चाहूंगा, क्योंकि जिस ढंग से आज वर्तमान हालात में सच बोलने वाले, सच लिखने वाले पत्रकारों के ऊपर या सच की लड़ाई लड़ने के ऊपर में बहुत विषम परिस्थितियां चल रही, आप देख रहे होंगे। लेकिन भारत के लोकतंत्र में लोगों को आवाज उठाना, लोगों को लिखना, लोगों को प्रतिक्रिया देना, क्या भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय संविधान में ऐसे हक अधिकार जो कानून में मिले हुए हैं, इसको जिस ढंग से लोगों ने सच और हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट किया, बहुसंख्यक समाज के ऊपर में जो जुल्म होते जा रहे थे, इसकी लड़ाई स्टैन स्वामी लड़ रहे थे। तो उनका जो जीवन का इतिहास पूरा ये बताता है कि वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, आदिवासियों के लिए, बहुसंख्यक समाज की पीड़ा को, दर्द को दिल से समझते थे। और एक एक गांव जाकर, एक एक एरिया का उन्हें अनुभव था। झारखंड जैसे राज्य में जो आदिवासियों के साथ में अन्याय अत्याचार होता था, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो क्या आज ऐसे जो भारत के अंदर में जो सच और हक की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के लिए, क्या भारतीय लोकतंत्र के अंदर में कानून सम्मत क्या होना चाहिए और क्या लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इस संदर्भ में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है या राष्ट्रपति है या जो कानून का जो दायरा है, वो क्या कहता है, ब्रिजेंद्र सिंह साहब? देखिए, कानून में कोई कमी नहीं है। भारत का संविधान सर्वोच्च स्थान देता है सामाजिक न्याय को। प्रियम्बल में जो संविधान की उद्देश्य का है, उसमें सबसे पहला वायदा यही किया गया है कि हर नागरिक को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल दिया जाएगा। और सोशल जस्टिस का मतलब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी इस देश में जो शिक्षा सत्ता है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। वो जो है वो एक न्याय किया जाएगा उन लोगों के साथ जो वंचित रखे गए हैं। आर्टिकल 19 अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार देता है। जो भी न्यायोचित बात है उसको आपके दबाया नहीं जा सकता। अगर बुद्धिजीवी ऐसे आंदोलन में सिंपैथी रख रहे हैं और वो एल्गार परिषद के जरिए वहां पहुंच गए, तो इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए था। सिर्फ इसलिए कि वो लैपटॉप में किसी का आया कि साहब वो मोदी जी की हत्या कराना चाह रहे हैं, इसको गंभीरता से इस पर चीजों को देखा जाए। तो खास बात ये नहीं है कि कानून क्या है। कानून गरीबों के फेवर में है, कानून सामाजिक न्याय के फेवर में है,
कानून आर्थिक न्याय के फेवर में है। कानून हर गरीब को रोने का भी अधिकार देता है, अपने अधिकार मांगने का भी अधिकार देता है। कानून में कोई कमी नहीं है। अब अंबेडकर ने, बाबा साहब ने जो कहा था कि सत्ता में जो लोग हैं, जिनके हाथ में कानून आ गया है, उनकी नीयत कितनी साफ है, ये मुख्य प्रश्न है। अगर वो लोग जो कानून को लागू कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय से के दुश्मन हैं, या सामाजिक न्याय लोगों को नहीं देना चाहते, तो फिर वो सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? बाबरी मस्जिद जिस वक्त गिरी थी, उस वक्त जय श्री राम के नारे लग रहे थे। मैं उस वक्त मैंने उन चीजों को बड़ा नजदीक से देखा है। तो लोग किसी की कोई सुन नहीं रहे थे। काशीराम जैसे लीडर पैदा हुए थे उस वक्त, उन्होंने नारा दिया था, धन धरती शिक्षा सम्मान लेके रहेगा हर इंसान। और मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। तो मुलायम का मतलब बैकवर्ड क्लास ओबीसी से था, काशीराम का मतलब दलितों से था। तो वो ये नारा लगा था, खाली इतने ही लोग मिल जाएं तो जय श्री राम भी हवा हो जाएंगे, और सचमुच हवा हो गए थे। करके दिखाया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। अब ये है कि ये समाज सोया हुआ है, हजारों साल से षड्यंत्रों का शिकार है। ये खाली नारेबाजों से काम नहीं चलना है। जब तक योग्य लीडरशिप पैदा नहीं होती, जब तक ट्रेंड एक्टिविस्ट तैयार नहीं होते, जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाता, तो चाहे वो जालिम लोग मुट्ठी भर लोग हों, वो षड्यंत्रों के जरिए, सत्ता पे एकाधिकार के जरिए, संपत्ति पे एकाधिकार के जरिए, शिक्षा पे एकाधिकार के कारण वो करोड़ों करोड़ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी भयानक समस्या है। ये समस्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि गरीब आदमी शोषित पीड़ित हो रहा है। आपको देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, दुनिया की पहली कतार में लाना है, तो आपको यहाँ के आम गरीब आदमी को मानव अधिकारों में कम से कम मिनिमम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं कर सकते आप। अगर आपने व्यापारियों के हाथ में ये दो चीजें दे रखी हैं, तो ये तो दरिद्र को और बेचारे को दरिद्र बना रहे हो आप। मतलब साफ है कि इतना दरिद्र बना दो कि वो विरोधी ना कर सके। और ये बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। इसके लिए जागृति अभियानों की आवश्यकता है। वोटों की राजनीति से ये काम चलने वाला नहीं है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। और एक चीज और बता दूं, क्योंकि इसका घटना का सीधा संबंध मामला कोरेगांव से और एल्गार परिषद से है, तो ये एल्गार परिषद क्या है, ये कोरेगांव क्या है, आम जनता को जानना चाहिए, खास तौर से गरीब आदमी को के बारे में पूरा इसका प्रचार होना चाहिए, सच्चाई क्या है। जी, तो इस फिलहाल हम इस संदर्भ में और भी आने वाले वक्त में हम इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि भीमा कोरेगांव एक अस्मिता का सवाल है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वहाँ हर साल को 1 तारीख को जाया करते थे, और उसका सेलिब्रेशन साल के नए अवसर पर वहाँ पे किया जाता है। मैं भाटिया साहब के पास मैं दोबारा आज के इस कार्यक्रम को हम संक्षिप्तता की ओर भी लेके जाएंगे। भाटिया साहब, जिस ढंग से स्टेन स्वामी की जो अभी जो उनकी जो मौत हो गई हॉस्पिटल में, उसके लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है अमेरिका जैसे देशों में, इस बाबत कुछ बताएं सर। अपनी आवाज को म्यूट कर लें भाटिया सर। मैंने इसके बारे में कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखी, किसी अखबारों में नहीं आया, किसी मीडिया में नहीं आया। जो भी मैंने सुना है, पढ़ा है, वो सब आपकी वजह से है। आप लोगों ने हमें उसके ऊपर जानकारी दी है। तो मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि इस देशों में इसके बारे में क्या बात हुई, कितनी जानकारी है। अभी तक मेरे माइंड में, मेरे जानकारी में ऐसी बात नहीं आई कोई भी। जी जी, सॉरी। बहरहाल भारत के अंदर में उसकी इस मृत्यु को लेकर और वो जेल में रहते हुए उनकी जो अंतिम सांसें हुई, इसको छोड़ने के लेकर भारत के बहुत संख्यक समाज, आदिवासी समाज के लोगों ने लगातार शासन प्रशासन से मांग भी करते रहे, क्योंकि उनको एक इस लंबे कड़े कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और इस बाबत अभी सोमवार को ही उनकी मृत्यु के ठीक सोमवार के दिन उनको सुनवाई होनी थी, और उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। और
वो उनका जो तहकीकात या उनका जांच का जो फाइनलाइजेशन होना था कोर्ट के माध्यम से, वो हो भी नहीं पाया। मैं ब्रिजेश सिंह जी, हम आज की इस चर्चा को अंतिम की ओर ले जाना भी चाहेंगे और आने वाले समय में भीमा कोरेगांव के डिटेल के संदर्भ में हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टेन स्वामी जी का आ, जो हॉस्पिटल के अंदर में इलाज के दौरान जो उनकी मौत हो गई और उनकी जो कोर्ट में सुनवाई भी पूरी नहीं हो पाई, इस संदर्भ में संक्षिप्त विचार रखें और हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी देखिए, सुनवाई का तो जहां तक न्यायालय वाले जानते हैं, वकील लोग जानते हैं, लेकिन हम एक चीज को जान रहे हैं, हमने देखा है, हमको लॉ एंड ऑर्डर से हम संबंधित रहे। इस देश में एक विचित्र हवा चली है कि कोई सिख है तो खालिस्तानी है। 1984 में, मैंने 85 में देखा कि बसों में अगर कोई एक सिख आ जाता था तो लोग घूर घूर के देखते थे, अभी बम फेंकेगा ये मान लिया जाता है मुसलमान है तो आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। और कोई किसानों के साथ भी आजकल चल रहा है कि ये खालिस्तानी है। तो ये जो प्रचार तंत्र है, ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर चीजों को प्रचार किया जाता है, मेरिट पे चीजों को नहीं देखा जाता, तो मैं समझता हूँ इससे राष्ट्र का नुकसान है, मानवता का नुकसान है। ऑन मेरिट चीजों को देखा जाना चाहिए, सच्चाई को देखा ना जाना चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ सिख यात्री आए हुए थे गुरुद्वारे पर, उन्होंने लिख दिया वाहे गुरु। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि ये खालिस्तान के नारे लिख दिए। लोगों ने वो डिटेन किए गए। उनमें बाद में मुझे पता चला, कुछ मिलिट्री अथॉरिटीज ने मुझे बताया कि उसमें वही बच्चे भी थे। तो मैंने इसके बारे में पता किया भाई क्या कारण है। तो वो जो जिस आदमी ने ये रिपोर्ट दी थी, उसने कहा कि मुझे तो इतने रिवार्ड मिले हैं। तो मैंने कहा भाई सवाल रिवार्ड वार्ड का नहीं, ये बताओ उसमें बच्चे थे या नहीं थे, और ये क्या लिखा हुआ था इसमें, क्या ये खालिस्तान का लिखा हुआ था? वो तो मिलिट्री वाले बता रहे हैं कि वाहेगुरु लिखा हुआ है। तो बहरहाल मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और अथॉरिटीज को बताया भी कि भाई इस तरह की जो इंटेलिजेंस का काम जो है गुमराह करना नहीं है, सरकार को सच्चाई का वो होना चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि एक प्रेजुडिस, भाई एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, चाहे हम बड़े अधिकारी क्यों ना, इतने चीजों के जानकार नहीं होते। जब योजनाबद्ध तरीके से प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा किया जाएगा तो आम सरकारी नौकर भी उस प्रोपेगेंडा में फंस सकता है, जैसे जनता फंस जाती है। तो ये जो सच्चाई की बात है, जो सत्ताधारी है, उनकी विशेष रूप से जिम्मेदारी बनती है कि वो सच्चाई को लोगों के सामने लाएं, और अगर वो नहीं लाते तो वो लोग जो विक्टिम है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो योजना, इसको वोट बैंक का मामला ना समझें, खाली इसको जागरूकता का मामला समझें। लोगों के सामने जागरूकता आनी चाहिए। तो मैंने ये जो पीड़ाएं मैंने देखी हैं, तो मेरा कभी कभी ये सामने मेरे मन में, दिमाग में आ जाती है। हालांकि मुझे कोई राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है, ना कोई मतलब में रखता हूँ, लेकिन मैं मानव अधिकारों का पक्षधर हूँ और एक मनुष्य होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ कि ऐसी चीजों से आंख बंद नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। एक बात मैं और भी हमारे कहूंगा कि ये जो कानून है, इसको आर्बिट्रेरी जिसके ऊपर चाहते हैं लगा देते हैं। कोई ऐसा ठोस सबूत के बगैर, बिना मतलब जो आदमी उनको पसंद नहीं है उनके ऊपर ये आरोप लगा दिए, इतने कठोर। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि थोड़े ही समय पहले हमारे एक खालसा एड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जहां जहां भी कोई पीड़ित लोग होते हैं वहां जाके उनकी सेवा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, खाना देते हैं, दवाइयां बेचते हैं। जैसे सीरिया में लोगों का हो रहा है, या कहीं को बाढ़ आ गई, या कोई तूफान आया, या कुछ ऐसा होता है, तो रवि सिंह जो है वो रवि सिंह उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इतने नेक इंसान हैं, हमसे पर्सनली मिले हैं, और उनका सिर्फ काम दुनिया में सेवा करना है। और उनके ऊपर हिंदुस्तान में उन्होंने ये आरोप लगा दिए बिना सोचे समझे। कोई बात, क्योंकि इनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो आके जाके फार्मर्स रिक्वेस्ट में, फार्मर्स प्रोटेस्ट में आके कोई हेल्प कर रहे थे, तो उनके ऊपर लगा दिए ये। और उनको फिर बताया जाता है कि उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए इंग्लैंड से उनको नॉमिनेट किया गया। तो उन्होंने ये सोच के ये तो काम ठीक नहीं होगा, फिर उठा लिए ये कानून। ये कैसा तरीका है? ये तो मनमानी है, जबरदस्ती है ये तो। बस ऐसे ही। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो लोग
जिनकी चश्मा एक एक कलर्ड लगा हुआ है, जो चीजों को हिंदू मुसलमान की दृष्टि से और ऐसे सांप्रदायिकता या जातिवाद की दृष्टि से देखते हैं, वो सच्चाई को देख कैसे सकते हैं? उनको तो वो चश्मा हटाना पड़ेगा ना पहले। जी क्या कह सकते हैं? ये तो जी ये तो धक्केशाही है, ये डिक्टेटरशिप है भाई, ये लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, आप समझदार हैं, जानते जी, हैं। बहुत 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 शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में की महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर। बहरहाल हम स्टैन स्वामी की उस मौत को लेकर उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित भी कर रहे हैं। उन्हें हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से उनके इस जीवन की सच्चाई और मानवता परोपकार के लिए काम करने वाले जो महान शख्सियत थे, उनकी मौत हो जाना ये भारत के बहुसंख्यक मूल निवासी आदिवासियों के लिए एक बड़ा गहरा आघात है। बहरहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा के में शामिल होने हुए ब्रिजेन सिंह जी का, जसबीर भाटिया जी का अमेरिका से बहुत-बहुत हम धन्यवाद करते हैं और आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आने वाले समय में फिर हम ज्वलंत मुद्दे को लेकर वॉइस ऑफ मानवता चैनल में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार।